Hello student, I am Azhar sir and once again you all welcome the wonderful session of the core biology platform। आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट द सेल वॉल। आपने पढ़ा कि द प्लांट सेल कंटेन्स सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल एक एडिशनल कवरिंग होती है जो किसी भी प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और वहां पर आज जो हम बात करेंगे, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज द न्यूक्लियस। बेटा सेल, हमने सेल वॉल पढ़ा, तो जब हम किसी भी सेल के अंदर चलेंगे और उसकी स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे विच काइंड ऑफ अ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंस इनसाइड द सेल, है ना, कि किसी भी प्लांट सेल के अंदर किस तरीके के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। एंड एवरी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट द स्पेसिफिक परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो कुछ न कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, उनका एक यूनिक वर्क है किसी भी सेल के अंदर। समझ में आ रहा है? तो लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियस। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है और मैं इसके अंदर आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हाथ में पेन, अपना नोट कॉपी होना चाहिए फॉर द बेटर नोट, एक अच्छा नोट फॉर्म करने के लिए। बेटा टॉपिक का नाम है बच्चा न्यूक्लियस। क्या नाम है? न्यूक्लियस। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। नोट्स बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए साथ में चलते हैं और मेहनत करते हैं। बेटा लोग देखो इधर, न्यूक्लियस इज द लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन ऑल द सेल। बेटा जो न्यूक्लियस होता है ये बड़ा सा एक स्फेरिकल सेल होता है जो सभी सेल में प्रेजेंट होता है। मतलब ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव द न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर सेकेंड, the nucleus is separated from the cytoplasm by the double layer membrane called the nuclear membrane। क्या मतलब होता है बेटा इसका? ध्यान से समझ। सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि इधर समझ ले बेटा कि ये कोई सेल है, ये कोई सेल है। ठीक है, क्या है? सेल है। ठीक? और बेटा इसको हमने कहा कि ये कोई सेल है, ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। तो बेटा न्यूक्लियस के ऊपर दो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग एंड इनर कवरिंग। तो न्यूक्लियस एक आउटर कवरिंग है, एक इनर कवरिंग है, तो दोनों को मिला के हम डबल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। बेटा क्या कह सकते हैं? बोलो। डबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं दोनों को मिला के, पहली बात। दूसरी बात बेटा, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये आपका क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म से सेपरेट कैसे हो रहा है? इन्हीं दो मेम्ब्रेन से सेपरेट हो रहा है, डबल मेम्ब्रेन से। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को जो कवर किए हुए मेम्ब्रेन है बेटा, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से ये पूरा जो खाली जगह, हॉलो कैविटी इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो बेटा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो एक बैरियर का काम कर रहा है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड हुआ ये। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए क्या लिखा है। लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द movement of the substances between the cytoplasm and inside the nucleus। ठीक है, देखो बेटा क्या कह रहा है, बात सुनो ध्यान से। मतलब कि जिस तरीके से आपने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होती है। बेटा पोरस का मतलब कि वह सेलेक्टिव परमिएबल होती है। आपने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी मटेरियल प्लांट के अंदर जा सकता है, कोई मटेरियल प्लांट के बाहर भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो उस नेचर को कहते हैं पोरस नेचर की है। कैसी नेचर की है? पोरस नेचर की। ठीक है, तो जो ये सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, ये भी नेचर में कैसी होती है? पोरस होती है। कैसी होती है? पोरस होती है। ये किसी भी मटेरियल को, यहां से कोई मटेरियल बाहर भी जा सकता है और कोई मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकता है।
समझ में आ रहा है? ये इसकी एक आइडेंटिटी है, पहचान है। समझ में आ रहा है कि कोई मटेरियल न्यूक्लियस से बाहर भी जा सकता है और अंदर भी, ड्यू टू द पोरस नेचर। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देखिए, इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर। बेटा बात समझ, वैसे जब मैं डायग्राम दूंगा तो एक एक बात आपको अभी समझा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बातें यहाँ नोट्स के साथ आप पढ़ते रहे। बेटा न्यूक्लियस आपको यहाँ क्या कह रहा है कि इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, मतलब कि इस न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसे धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। ये क्या होता है समझाएंगे अभी। ठीक है, मतलब इतना समझिए कि न्यूक्लियस की, ये न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे एक तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, धागा, इसी को क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्रोमैटिन कह रहे हैं। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। बेटा आपको कभी पढ़ाऊंगा, आपके अभी सिलेबस में नहीं है। बेटा सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल का डिवाइड होना। तो सेल दो तरीके से डिवाइड हो सकती है, सेल माइटोसिस भी करती है और मियोसिस भी करती है। तो फिलहाल में आप इतना याद रखें, द सेल डिवीजन और ऑफ टू टाइप्स, माइटोसिस सेल डिवीजन एंड मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, तो लिखा है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। बेटा जब किसी नॉर्मल सेल के अंदर, बेटा जब ये तुम्हारी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट है। लेकिन जब ये सेल डिवीजन करेगी तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ये कंडेंस हो जाएगा और बदल जाएगा क्रोमोसोम में। कितने बदल जाएगा बेटा? क्रोमोसोम में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? समझाऊंगा आपको डायग्राम के साथ, पहले आप इसको नोट कर लें। बेटा लिखा है कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए से, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड कुछ प्रोटीन से बने होते हैं, नाम है हिस्टोन एंड एसिडिक प्रोटीन, हिस्टोन एंड एसिडिक प्रोटीन। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें आप स्टूडेंट। अगला पॉइंट यहां पर देखो लिखा है कि डीएनए स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इन द सेल टू ग्रो द फंक्शन एंड डिवाइड। बेटा डीएनए क्या स्टोर करता है? इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। उसकी बात अभी छोड़ दे, आप डीएनए को समझा रहा हूं। पहले पॉइंट मेरा यहां पर यह है आप सभी से बेटा कि आपने क्या पढ़ा कि बेटा जो आपका न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, जो सभी सेल में प्रेजेंट होता है। आपने पढ़ा कि जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट कैसे होता है? बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, दोनों को मिलाकर हम डबल मेम्ब्रेन कह देते हैं। फिर आपने कहा कि जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है। तो आपने कहा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोरस? पोरस का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल किसी भी सेल के बाहर आए। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस में अगर में कोई फंक्शन, कोई बायोकेमिकल एक्टिविटी चल रही है, उससे अगर में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आ सकता है, ऐसा कह लो। ठीक है, उसको कहते हैं पोर ऑफ नेचर का। अच्छा, इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बेटा न्यूक्लियस के अंदर एक धागे स्ट्रक्चर है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। जब कोई सेल डिवीजन करने जाती है तो यही क्रोमैटिन क्रोमोसोम में क्या होता है? बदल जाता है, वो भी समझाऊंगा। ठीक है, फिर लास्ट लाइन कह रहा है बेटा कि जो क्रोमोसोम होता है वह बना होता है किस चीज से? डीएनए से। ठीक है, एंड हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है और कुछ एसिडिक प्रोटीन से बना होता है। और बेटा डीएनए क्या करता है? डीएनए स्टोर इंफॉर्मेशन, डीएनए के पास जो है इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक, तो मैं आपको इतना पॉइंट तो यहां पर लिखाया, समझाया। मे भी कुछ इसमें पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुए होंगे, वो अभी क्लियर होंगे। ठीक है, जब मैं आपको एक डायग्राम देने जा रहा हूं स्टूडेंट, यहां पर ध्यान से देख लीजिए। ये देख लो बेटा, दिस इज द डायग्राम स्टूडेंट्स। तो बच्चा ये एक डायग्राम है एनिमल सेल का, एक डायग्राम है प्लांट सेल का।
बेसिकली हम बात करेंगे दोनों डायग्राम की, प्लांट सेल और एनिमल सेल, लेकिन सबसे पहले हम सेल की केवल बात करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि यह एक एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस है बेटा। अच्छा, एनिमल सेल की आउटर कवरिंग को आप क्या नाम देते हो प्यारे बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम है भैया, क्या नाम बेटा? मेम्ब्रेन कहते हो इसको। ठीक है, तो एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल नहीं होती है ना, सेल वॉल प्रेजेंट ओनली द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल हैव ओनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर। अभी पढ़ा, ये भी पोरस नेचर की होती है, किसी भी मटेरियल को अंदर ले सकती है, किसी मटेरियल को बाहर फेंक सकती है। और यही नेचर पोरस वाला किसके पास था? जो न्यूक्लियस था, जो उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। तो बेटा अब हम थोड़ा सा देखो, ये दिस स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस को हम बाहर निकाल देते हैं बेटा। तो मैं कुछ नहीं करना, मैं आपको एक यहाँ पर छोटा सा सेल बना रहा हूं प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा सेल बना रहा हूं और आपको कुछ बातें मैं इसमें समझाऊंगा। ठीक, चलो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, तो अगर मैं ये सेल है बाबू, तो सेल के अंदर यहाँ पर क्या होगा? ये न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? सेल के अंदर ये क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस होगा। हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, अगर मैं बेटा लोग ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं? चलो कोई भी एनिमल ही सेल लिख देता हूं। मान लो कि ये एनिमल सेल है। क्या है? दिस इज द एनिमल सेल एंड दिस एनिमल सेल, थोड़ा सा वेट कर ले, चलिए ये एनिमल सेल हो गया। अच्छा, ये एनिमल सेल है बेटा, तो इस आउटर कवरिंग को बोलो हम क्या नाम देंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप बताओ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये न्यूक्लियस है, तो इसमें ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। जैसे देख बेटा, यहां पर मैं कहूं, मैं सबके नाम नहीं लिखूंगा, लेकिन कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल मैं लिख दे रहा हूं। जैसे ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी के अंदर स्टूडेंट कुछ और सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। जैसे मैंने कहा कि इस तरीके से बेटा कुछ और है, जिसको कहेंगे गोल्गी बॉडीज। क्या कह देंगे? गोल्गी बॉडीज कह दिया है ना। कुछ और होते हैं बेटा, लाइसोसोम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। लेकिन अभी हम सेल ऑर्गेनेल की बात ही नहीं कर रहे हैं, को एनिमल सेल का एक स्ट्रक्चर दिखाए हैं, और उस स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं अबाउट द न्यूक्लियस एंड दिस इज द न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियस हैव द टू कवरिंग। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस के पास कितनी कवरिंग है? दो कवरिंग है। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर स्टूडेंट कि न्यूक्लियस हैव टू कवरिंग? टू कवरिंग, न्यूक्लियस हैव टू। ठीक है, नंबर ए को क्या कहेंगे? आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग। ठीक है, और बी को क्या कहेंगे बेटा हम लोग यहां पर? इनर कवरिंग। क्या कहेंगे? इनर कवरिंग। ठीक है, अब बेसिकली ये इस कवरिंग को कहते क्या है? ठीक है, ठीक है, इन दोनों कवरिंग को आउटर और इनर जो भी बेटा, इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ में? अच्छा, अब बेटा यहां पर थोड़ा सा एक बात ध्यान से सुनो। कह रहा है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पॉइंट नंबर सेकेंड, कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर, हाँ, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये कैसी होती है? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस। ये अभी आप पढ़ के आ रहे बेटा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होती है। पोरस का मतलब होता है कि ये किसी भी मटेरियल को सेल से, अपने न्यूक्लियस से क्या करेंगी? साइटोप्लाज्म में भेजेंगी, और साइटोप्लाज्म से कोई मटेरियल न्यूक्लियस में भी जा सकता है। तो मतलब किसी भी मटेरियल को इन या आउट कर सकती, उसी नेचर को पोरस नेचर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब बेटा बात सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनो बेटा स्टूडेंट। ठीक है, ये जो पूरी हॉलो कैविटी दिख रही है, आप बोलो इसको क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस के पास दो कवरिंग होती है, इनर कवरिंग और आउटर कवरिंग, दोनों मिला के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं बेटा। अब आपने क्या पढ़ा, सुनो देखो बेटा, जो ये बेटा यहाँ पर बात समझना मेरे ध्यान से, जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर इस तरीके से डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस हैव द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियस स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल को। तो बेटा ये देखो, ये डीएनए है, ये डीएनए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। क्या इस तरीके को बड़ा बना दिया मैंने, दिस इज द डीएनए। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है बच्चा, क्या होता है? डीएनए होता है। तो ये डीएनए हो गया। ठीक है, अब सुनो, ये डीएनए हो गया। जब ये डीएनए कंडेंस होता है, ये डीएनए जब उलझेगा बेटा, ये डीएनए क्या होगा? उलझेगा, कंडेंस होगा। जैसे ये देख, ये समझ कि दिस इज द डीएनए स्टूडेंट, ये डीएनए है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा ऐसे उलझ गया, देख उलझ गया, ऐसे हल्का सा ऐसे है तो ये ऐसे हो गया, उलझ गया, छोटा हो गया उलझ के। तो डीएनए जब उलझेगा, ठीक है, तो यहां लिखोगे व्हेन द डीएनए गेट कंडेंस, द डीएनए, क्या लिखोगे? द डीएनए गेट कंडेंस, ठीक है। फॉर्म क्या करेगा ये बेटा? ये फॉर्म या कन्वर्ट, ठीक है, इसमें ये बदल जाएगा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम कह देंगे क्रोमैटिन। क्या कह देंगे? क्रोमैटिन कह देंगे। समझ में आ रहा है? जब डीएनए कंडेंस हुआ, बना क्या दिया? क्रोमैटिन बेटा। अच्छा, जब क्रोमैटिन कंडेंस होगा, जब ये क्रोमैटिन कंडेंस होगा, ये जब क्रोमैटिन कंडेंस होगा तो ये बना क्या देगा? क्रोमोसोम बना देगा। ये क्या बना देगा? क्रोमोसोम बना देगा। ये बन गया क्या? क्रोमोसोम बन गया। क्या बन गया? क्रोमोसोम्स बन गया। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है कि बेटा जब डीएनए थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होगा, सिकुड़ेगा एक तरीके से, तो वो क्रोमैटिन बना लेगा। जब क्रोमैटिन सिकुड़ेगा तो ये क्या बना लेगा? क्रोमोसोम बना लेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या अब यहां पर आ जाओ, थोड़ी सी एक बात ध्यान से सुनो मेरी, ध्यान से। ये बात समझ में आ गई होगी आपको? चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसको मैं यहां पर थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि ये पॉइंट आपको क्लियर है। ठीक है, यहां से ये सेल ऑर्गेनल हटा दे रहा हूं, कुछ ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा हटा दे रहा हूं बस, और ये स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा क्या है, से समझना है एकदम स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर खाली जगह दिख रही है, जो आपको हॉलो कैविटी दिख रही है, इसको हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो ये पूरी खाली जगह क्या कहलाती है? आपके ऊपर लिखा है वैसे, साइटोप्लाज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? साइटोप्लाज्म कहलाती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म केवल है, ये हटा दीजिए। और बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में मिलके बना क्या लेते हैं बेटा? इसको कह देते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कह देते हैं? प्रोटोप्लाज्म बना लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर जो हॉलो कैविटी है, दिस हॉलो कैविटी इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो पूरी हॉलो कैविटी है, दिस हॉलो कैविटी इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म मेक दी प्रोटोप्लाज्म, मेक दी प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको ये बातें भी क्लियर हो गई बेटा, डीएनए क्या है। ठीक है, देखो बेटा, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो एक जेनेटिक मटेरियल होता है। आपने डीएनए का फुल फॉर्म पढ़ा, अभी पढ़ाया आपको, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जब न्यूक्लियस में डीएनए होता है, जब डीएनए थोड़ा सा, मैंने कहा कि ये डीएनए अगर में है, अगर में ये डीएनए इस तरीके से सिकुड़ेगा, कॉम्पैक्ट होगा, तो ये क्रोमैटिन बना लेगा। क्या? क्रोमैटिन बना लेगा। ठीक है, अब बेटा क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट कब होगा? ठीक है, तो क्रोमैटिन कन्वर्ट कब होगा? जब बेटा क्रोमैटिन कन्वर्ट कब होगा क्रोमोसोम में? जब किसी सेल में सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? जब कोई सेल डिवीजन करने जाएगी
तो सेल के अंदर जो क्रोमेटिन है वो किस चीज में बदल जाएगा? क्रोमोसोम में बदल जाएगा। क्या ये बात याद हो जाएगी? क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कब कन्वर्ट होगा? जब कोई सेल डिवीजन करने जाएगी तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, कोई आपसे पूछे कि डीएनए का सबसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, आप क्या बताओगे? है ना, व्हाट इज द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए? तो बेटा डीएनए का सबसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्रोमोसोम ही तो है। क्या है? क्रोमोसोम ही तो है भैया। डीएनए जब देखो, जब डीएनए एक सिकुड़ा कॉम्पैक्ट हुआ तो क्रोमेटिन बना, और जब क्रोमेटिन सिकुड़ा तो क्या बना? क्रोमोसोम बना। तो शुरुआत हुई तो क्रोमोसोम का, डीएनए का सबसे कॉम्पैक्ट सबसे सिकुड़ा स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमोसोम है। समझ में आ रहा है? क्या है बेटा? क्रोमोसोम है। अच्छा बेटा देखो ये क्या होती है, मान ले दिस इज द डीएनए स्टूडेंट, ये डीएनए है बेटा, ये क्या है? डीएनए है। तो बेटा डीएनए के पास यहां पर क्या होता है बेटा? जीन्स होते हैं। क्या होते हैं इनके पास? जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं बेटा। जीन्स, डीएनए क्या होते हैं बेटा? जीन्स। तो ये जीन क्या होते हैं बेटा? जीन जो होते हैं बेटा, जीन इज द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द डीएनए। ये डीएनए की फंक्शनल यूनिट होती हैं। समझ में आ रहा है? मतलब बेटा एक बात समझ, जैसे होता है ना कि ये डीएनए, तो डीएनए के वैसे जीन लगे हैं बेटा, जीन लगे हुए, ठीक है। और इन जीन्स के पास क्या है बेटा? इंफॉर्मेशन है। क्या है? इन जीन्स के पास क्या होती है बेटा? इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा इंफॉर्मेशन क्या होती है? जैसे हमने कहा कि बेटा हम लोगों के अंदर अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर आए हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि चलो मेरे पेरेंट्स बहुत टॉल हैं, तो उनका जो टॉल वाला कैरेक्टर है वो मेरे अंदर आया है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि कोई ना कोई ऐसा जीन हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आया है, उस जीन के पास इंफॉर्मेशन रही होगी। समझ में आ रहा है? आपके अंदर भी, आप लोगों के अंदर भी अपने फादर के कैरेक्टर ट्रांसफर हुए होंगे। कैरेक्टर जो आपके अंदर गए हैं ड्यू टू द जीन, तो बेटा इस जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? इंफॉर्मेशन। तो बेटा इसीलिए कहते हैं कि एवरी जीन हैव परफॉर्म्ड सम स्पेशल फंक्शन, है ना। एवरी जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। जैसे मैंने कहा कि मेरे अगर में मेरी लंबाई इतनी है तो उसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। मेरा कलर अगर में ऐसा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एवरी कैरेक्टर या एवरी फंक्शन, है ना, इज ओरिजिनेटेड बाय द जीन। समझ में आ रहा है? तो जीन क्या है? जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए। डीएनए की फंक्शनल यूनिट को जीन्स कहते हैं। क्या? जीन्स कहते हैं। और भी बात करेंगे बेटा आपसे, लेकिन क्या आपको इतनी बात समझ में आई? पहला पॉइंट देख बेटा, पॉइंट नंबर फर्स्ट स्टूडेंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ा, न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, सभी सेल में होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा बेटा, न्यूक्लियस के पास जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि डबल मेम्ब्रेनस होती है। आपने यहाँ पर लिखा है, आपने कहा कि जो न्यूक्लियस के अंदर खाली जगह, जो कैविटी, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और जो ये बाहर की खाली जगह उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। दो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को मिला के बना है प्रोटोप्लाज्म। आपने कहा फिर कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, उसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर आपने कहा बेटा कि जो ये डीएनए है जब ये कॉम्पैक्ट होगा, थोड़ा सा उलझेगा तो यह क्रोमेटिन बना लेगा। क्रोमेटिन थोड़ा सा और उलझेगा तो वो क्या बना लेगा? क्रोमोसोम बना लेगा। कोई आपसे पूछेगा कि क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कब कन्वर्ट होता है, तब आप बताएंगे कि क्रोमेटिन क्रोमोसोम में तब कन्वर्ट होगा जब कोई सेल डिवीजन करने जाएगी। जब कोई सेल डिवीजन करेगी तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदल जाएगा। कोई पूछेगा कि व्हाट इज द सेल डिवीजन, आप कहोगे कि बेसिकली द सेल डिवीजन आर ऑफ टू टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। फिलहाल में इतना आपके लिए काफी है, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि बेटा जो डीएनए होते हैं उनके पास उनके अंदर जीन्स होते हैं, और जीन्स क्या होते हैं? किसी भी डीएनए
फंक्शनल यूनिट होती है, इनके पास इंफॉर्मेशन, जीन्स के पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। क्या होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। In our next lecture definitely we discuss about some another very interesting point about the nucleus. आज के लिए न्यूक्लियस में इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं बेटा एक नए लेक्चर के साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इफ डेडिकेशन के साथ लगे रहें बेटा। बेस्ट ऑफ लक यू ऑल। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को पूरा देखने के लिए बेटा। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। बेस्ट ऑफ लक।